एक नया जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर दी है। कोशिका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका विज्ञान के अगर हम बात करें तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, बिल्डिंग ब्लॉक इसको हम बोल सकते हैं, क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी से शरीर का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं। देखो, हमने कोशिका के खोज के बारे में पढ़ लिया था। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। और कब? 1665 में। ठीक है, और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। ठीक है, इनके द्वारा खुद का एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है और उसी से इनके द्वारा देखा जाता है बोतल के कॉर्क में। समझ में आ गया? अगर हम बात करें जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और कब की? 1674 के अंदर। और बात करते हैं कि इसके बाद में इन्होंने अपने अपने नाम दिए। इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल और इन्होंने नाम दिया सेल्यूला या सेल्यूला ई सेल्यूला। और सेल्यूला का अर्थ क्या होता है? खाली कमरा। ठीक है, इनकी अपनी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। सबसे पहले कोशिका भित्ति को देखने वाले भी कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, दोनों के बारे में बात हमने लिख ली थी। इसमें अगर हम बात करें इनके द्वारा क्या क्या देख लिया गया था? प्रोटोजोआ, शुक्राणु, टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? मेंढक का लार्वा। ठीक है, और प्रोटोजोआ के जनक या प्रोटोजोआ के खोजकर्ता किसको कहा जाता है? अपने ल्यूवेनहॉक को। और जीवाणु विज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक। आगे हम बात करते हैं। देखो, आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? नॉल और रस्का। दो वैज्ञानिक के नाम है ये, नॉल और रस्का। फिर नाम आ जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, देखो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? स्लाइडन और स्वान। ये विशेष रूप से स्लाइडन का संबंध तो होता है जर्मनी से और स्वान का संबंध है ब्रिटेन से। ठीक है, स्लाइडन जो है वो है पादप वैज्ञानिक, यानी पादप के बारे में बताने वाले स्लाइडन, और स्वान जंतु के बारे में बताने वाले। याद करने का तरीका क्या है? जैसे ही तुम लोग इसको याद करते हो तो स्लाइडन और स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान। तो पहले पौधों के बारे में जाना गया, बाद में जंतुओं के बारे में जाना गया था। तो पहले क्या हो गया? पादप, और बाद में क्या हो गया? जंतु। ये बात निकल के आ जाती है। और पादप कोशिका सिद्धांत इनके द्वारा दे दिया जाता है और जंतु कोशिका सिद्धांत इनके द्वारा दे दिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं। देखो, आगे आज कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया तो नाम आता है स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान के द्वारा 1838 व 1839। फिर देखो, इनके द्वारा एक गलती छोड़ दी गई थी। अगर हम बात करें नई कोशिका के निर्माण के बारे में नहीं बता पाए। ये पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनके द्वारा क्या नहीं बताया गया नई कोशिका के निर्माण के बारे में
बारे में नहीं बताया गया। एक और बात निकल के आती है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसको कहा जाता है? अपवाद कहा जाता है वायरस, वायरस या विषाणु। वायरस या विषाणु को कहा जाता है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि विषाणु जो है वो कोई कोशिका से मिलकर बना नहीं होता है। कोशिका से मिलकर नहीं बना है। और कोशिका सिद्धांत के अंदर ये बात कह रखी है, कोशिका सिद्धांत के अंदर ये बात कह रखी है कि पादप व जंतु का निर्माण कोशिका से होता है। सभी जीवित जीव कोशिका से बने हैं। यानी बात क्या निकल के आई कि पादप, पहली लाइन तो मैंने दोनों की अलग अलग बात कही थी, दोनों ने अपनी क्या बात कही, स्लाइडर ने ये कह दिया कि पादप जो बने हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं सभी, और जंतु के लिए कह दिया श्वान ने। तो श्वान की बात करें तो श्वान ने कह दिया कि सारे जो जंतु है वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। तो मूल रूप में क्या हो गया? पादप व जंतु का निर्माण कोशिका से होता है, यानी सभी जीवित जो जीव हैं वो कोशिका से ही बने होते हैं। ये बात किसके अंदर कह रखी है? कोशिका सिद्धांत में। लेकिन अपवाद क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है अपने वायरस। ठीक है, वायरस कोशिका से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, तो वायरस कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, ये बात अच्छे से नोट करो। तो देखो, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम करने वाले हैं अपने स्लाइडन और श्वान। फिर नई कोशिका के निर्माण के बारे में ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, ये एक कमी निकल के आती है। फिर एक और बात है कि कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि सभी जीवित जीव कोशिका से बने हैं। अगर कोई भी जीवित नहीं है तो मतलब उसमें कोशिका नहीं है। लेकिन एक वायरस है जिसमें कोशिका नहीं होती लेकिन फिर भी जीवित हो जाता है, तो ये एक अपवाद हो जाता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। लिख लिया सबने? अब बात करते हैं एक और बात है कि कुछ जो जीवित हैं वो ये क्षेत्र है, और कुछ जो मृत होते हैं या अजैविक जिनको बोलते हैं, तो यहाँ पर हम जैविक और अजैविक के रूप में कर लेते हैं। जैविक यानी बायोटिक और अबायोटिक, और इन दोनों के बीच में कड़ी का जो कार्य करता है वो वायरस करता है। वायरस, विषाणु, ये हमें सजीव बोल सकते हैं, सजीव। सजीव, और ये हो गए निर्जीव। निर्जीव, सजीव, निर्जीव।
सजीव और निर्जीव, अगर वायरस सजीव के संपर्क में आ जाए तो जीवित हो जाता है, अगर निर्जीव के संपर्क में यानी अगर हवा में रहे तो मृत अवस्था में रहता है। ठीक है, यहां पर कैसा रहता है? मृत, और यहां पर रहता है जीवित। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, पहली बात तो ये निकल के आती है इस डायग्राम से, वायरस या विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है। यानी वायरस न तो जीवित है और न ही मृत है, न तो जीवित इसको कहा जा सकता है और न ही मृत है। सजीव के संपर्क में वायरस जीवित हो जाता है, जीवित हो जाता है। तो विशेष रूप से ये बायोटिक हो जाते हैं और ये एबायोटिक हो जाते हैं। बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक। तो जैविक दो ही चीजें होती हैं, पहले ही बता देता हूं, ये भी अपने एनवायरनमेंट पर्यावरण का एक भाग है। एक तो पादप और एक होते हैं जंतु। जैविक दो ही चीजें होती हैं, पादप और जंतु मुख्य रूप से, और इन दोनों के बीच में वायरस एक कड़ी का कार्य करता है। और बात करें अगर सजीव के संपर्क में आ जाए तो जीवित हो जाता है, अगर पानी में है, हवा में है तो वो मृत है। तो इसी वजह से यही कारण है जिसके कारण कोरोना बढ़ा था। समझ में आ गया? अगर वो पानी में है, हवा में है, मृत है। लेकिन अगर वहां पर अगर कोई मनुष्य पहुंच गया या कोई जीव पहुंच गया तो उस जीव के जरिए वो जीवित हो जाता है और फिर एक जीव से दूसरे जीव में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कारण है वायरस मुख्य रूप से अगर हम बात करें वायरोलॉजी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि विषाणु विज्ञान के अंदर वायरस से दो तरीके के होते हैं, एक आरएनए वायरस और एक डीएनए वायरस। एक वायरस होता है रेट्रोवायरस जो कि आरएनए होते हुए अपने आप को बदल लेता है डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके के संरचना भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सजीव के संपर्क में आते ही वायरस जीवित हो जाता है। वायरस की बातें लिखी सबने, आगे बात करते हैं। देखो वायरस के बारे में हमने जान लिया है। अब बात क्या निकल के आती है कि ये पूरा कोशिका सिद्धांत हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि नया कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत में बदलाव होता है, नया कोशिका सिद्धांत आता है। नया कोशिका सिद्धांत आता है और जिसको संशोधन कहते हैं, कोशिका सिद्धांत में संशोधन। सिद्धांत में संशोधन, और ये संशोधन करने वाले जो हैं वो रुडोल्फ विर्चोव का नाम आता है। 1855 में इनके द्वारा नया कोशिका सिद्धांत दिया जाता है। तो ये ही बात निकल के आती है, नया कोशिका सिद्धांत देने वाले रुडोल्फ विर्चोव। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने
ठीक है, 1838 और 39 में, ठीक है। और रोडोल्फ विर्चो ने नया कोशिका सिद्धांत दे दिया, क्योंकि कमी क्या थी पीछे वाले में, नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा। इन्होंने क्या बोला कि कोशिका से सारे जीव बने हैं, लेकिन शुरुआत में जो जीव बने हैं वो उनमें कोशिका कहां से आई, कोई ना कोई कोशिका तो होगी जिससे एक नया जीव बन जाता है। तो ये रुडोल्फ विर्चो यहां पर बताते हैं, देखो नया कोशिका सिद्धांत क्या लिखा गया इसमें। नए कोशिका सिद्धांत में नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका प्रीलिमिनरी सेल्स होती हैं कुछ पूर्ववर्ती कोशिका, जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो जैसे एक जीव जो बनता है वो बनता है शुक्राणु और अंडाणु से। तो मुख्य रूप से हर एक जीव की पूर्ववर्ती कोशिका क्या हो जाती है, शुक्राणु और अंडाणु। समझ में आ गया। तो मुख्य रूप से पूर्ववर्ती कोशिका कोई ना कोई पहले कोशिका इसके थी और उस कोशिका का निर्माण होता है और फिर इसके बाद में एक नया जीव का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका, देखो एक बात तो ये निकल के आ जाती है, पूर्ववर्ती कोशिका को क्या कहा, पूर्ववर्ती कोशिका के लिए रुडोल्फ ने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला नाम है दिया पूर्ववर्ती कोशिका। तो इस तरीके से एक के बाद में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं अपने। पूर्ववर्ती कोशिका के बारे में यानी नई कोशिका के निर्माण के बारे में किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा, ठीक है। अगर हम बात करें कि नई कोशिका का सिद्धांत, जो नया कोशिका सिद्धांत है वो भी किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। या फिर संशोधित कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया, 1855 में, ठीक है। इससे पहले स्लाइडन और स्वान ने बता चुके थे। और प्रत्येक जो जीव है वो किससे बना होता है, कोशिका से, ठीक है। यही क्या होता है, कोशिका सिद्धांत। और नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका। और पूर्ववर्ती कोशिका को क्या कहा गया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सेल्यूला के बारे में तो बताने वाले शुरुआत में कौन है, रॉबर्ट हुक। ये बात ध्यान में रखनी है, एक के बाद में एक। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं अपने आप में और आए हुए क्वेश्चन है ये। लिख लिया सबने। अब देखो आगे चलते हैं। कोशिका के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण अगर इसकी बात करें
देखो अपने भी जीव है क्या, हाँ, दो टंगा रहा तो जीव हाई, ठीक है। तो देखो अपने शरीर के अंदर भी कोशिका है, ठीक है। एक जीव गेला में बैठी हुई है, डट्टे कौन सा है नौ, हाँ। अब देखो कोशिका की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होता है अकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव, अकोशिकीय जीव, अकोशिकीय जीव, और एक होता है एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका हो, कोशिकीय जीव। और ये जो कई गेला गेला बोलन लग रहे है ये है बहुकोशिकीय जीव, ये है बहुकोशिकीय जीव। तो ये बात निकल के आ जाती है कि अकोशिकीय जीव जिसमें कोशिका न हो, कोशिका न हो, और एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बना हो, केवल एक कोशिका से निर्माण। और इनकी बात करें तो एक से अधिक कोशिका या कोशिका समूह से निर्माण हो जाता है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, देखो अगर हम बात करें इसमें केवल एक ही जीव आता है जो अकोशिकीय है, वायरस यानी विषाणु। इसमें बात करें तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यीस्ट या खमीर जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया सारे यहीं पर आएंगे, जीवाणु इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर बहुकोशिकीय में पादप है, जंतु है, कवक है, शैवाल है, एल्गी, शैवाल। कवक आ जाते हैं, कुछ शैवाल आ जाते हैं। ज़्यादातर शैवाल अपने बहुकोशिकीय बनते हैं, कुछ एक कोशिकीय में जाते हैं। वो हमें जो वर्गीकरण का टॉपिक है टैक्सोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यीस्ट, जीवाणु, कुछ मैंने एक कोशिकीय जीवों के नामे लिखे हैं। अकोशिकीय जीव जिसमें कोई कोशिका ही नहीं होती वो वायरस है। एकमात्र ऐसा जो अकोशिकीय जीव है वो वायरस है। और फिर अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका से जिनका निर्माण होता है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, यीस्ट, इसी को बोलते हैं खमीर, ठीक है, जीवाणु है। यहाँ पर अगर हम बात करें पादप, जंतु, कवक, शैवाल आ जाते हैं, ठीक है। जंतु जैसे कि कोई भी हाथी, गाय, मनुष्य भी यहीं पर आएगा। समझ में आ गया? बहुकोशिकीय जीव है। इनकी अगर हम बात करें कोशिका की संख्या के आधार पर हमने जीवों का वर्गीकरण यहाँ पर देख लिया है। बात समझ में आई?
अब आगे देख लेते हैं लास्ट बात आज की कि अब देखो क्या बात निकल के आती है कि जो जीवाणु है उनके बारे में, सबसे छोटी कोशिका के बारे में और सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका के बारे में जान लेते हैं। जंतु जगत, जीव जगत, जीव जगत में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात निकल के आती है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जो कोशिका मानी जाती है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर का आकार, ये तो है इसका आकार, ठीक है, आकार नहीं पूछा जाता। अब मेन बात देखो, आपको ध्यान में ये रखना है, लगभग इसको किस में मापा जा रहा है, माइक्रोमीटर में मापा जा रहा है। सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा अपने आप में क्या है, एक जीवाणु है। तो सबसे छोटा जीवाणु भी कौन सा हो जाता है, सबसे छोटा जीवाणु या बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा ही है। पादप जगत का जोकर, एक और बात क्या निकल के आती है, पादप जगत का जोकर इसको कहा जाता है। जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर इसको कहा जाता है। सबसे छोटा जीवाणु माइकोप्लाज्मा है और बात करें पादप जगत का जोकर इसको कहा जाता है। सबसे छोटा जीवाणु भी यही है तो सबसे छोटी कोशिका भी यही है, ठीक है। ये लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक। एक और बात करें एकमात्र जीवाणु जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, एकमात्र ऐसा जीवाणु हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये करता क्या है, श्वसन संबंधी रोग फैलाता है। पहले इसका नाम, यानी माइकोप्लाज्मा तो बाद में पड़ता है, पहले इसका नाम यानी इसी को जाना जाता है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है PPLO।
पहले इसको शुरुआत में जब कैटेगरी नहीं बनाई थी, जब इसके बारे में पता लगा था, तब इसका नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म था। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्राणी, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिया, न्यूमोनिया जैसा रोग फैलाने वाला, न्यूमोनिया श्वसन संबंधी रोग होता है, श्वसन संबंधी रोग फैलाने का काम करता है ये। और पादप जगत का जोकर इसको कहा जाता है, एकमात्र जीवाणु जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और सबसे छोटा जीवाणु हो जाता है, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। हाँ, लिख लिया सबने? तो देखो क्या बात निकल के आती है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जीव जगत के अंदर हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक है। सबसे छोटा जीवाणु भी किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मैंने पहले बताया हुआ है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। अरस्तु भी बताओगे कोई सो? जीव विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है अरस्तु के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। हाँ, हिस्टोरिया एनिमिलिया, जंतु के है ना, तो एनिमल से एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। इन्हीं के शिष्य थे सिकंदर, ठीक है। सिकंदर महान का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो पादप जगत का जोकर किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। एकमात्र जीवाणु जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा। मतलब जीवाणु पर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और श्वसन संबंधी रोग फैलाता है। श्वसन संबंधी रोग कौन फैलाता है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति को देखने वाले सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। समझ में आ गया? पादप कोशिका को देखने वाले भी सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट हुक। क्योंकि पादप कोशिका क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि उन्होंने बोतल के कॉर्क में देखा, और कॉर्क किसका बना था? लकड़ी का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से लकड़ी पादप से मिलती है, और पादप कोशिका को उन्होंने देख लिया था, ठीक है। और पहले इसका नाम क्या था? PPLO, यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बातें याद करके आना है अच्छे तरीके से, ठीक है। कल फिर इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे।